आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम अपना चौथा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ये यूपी पीसीएस 1 की क्विक रिवीजन सीरीज जो है उसका ये लेक्चर है। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। नदियों के किनारे जो स्थित प्रमुख शहर हैं उसमें कौन कौन सा? हर्षा नदी के किनारे है न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए का है। लाहौर रावी नदी के किनारे है। नील नदी के किनारे कौन सा है? कायरा या कैरो। खार्तूम जो है सूडान की राजधानी है। ये श्वेत नील और ब्लू नील के संगम पर स्थित है। स्वान नदी पर है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। एल्ब जो है हैम्बर्ग में है जर्मनी। नीपर जो है क्यू जो है ये कहाँ? यूक्रेन में है। फिर राइन रॉटरडैम नीदरलैंड में है। फिर सेंट लॉरेंस क्यूबेक सिटी पर है। वेस्चुला पर कौन सा है? वारसा शहर है। आगे देखते हैं। उत्पादन से संबंधित प्रमुख देश व ट्रायंगल कौन कौन से हैं? तो जो बरमूडा त्रिभुज है ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये इसकी स्थिति जो है। फिर विस्तार क्या है? बरमूडा मियामी दक्षिण फ्लोरिडा सान जुआन पुएर्टो रिको के पास इसमें स्थित है जो बरमूडा त्रिभुज है। स्वर्णिम त्रिभुज क्या है? तो अफीम उत्पादक क्षेत्र है ये। इसमें जो गोल्डन ट्रायंगल है इसमें म्यांमार लाओस और थाईलैंड आते हैं। फिर गोल्डन क्रिसेंट जो है ये स्वर्णिम अर्धचंद्र इसको अफीम उत्पादक ये भी एरिया है। इसका विस्तार क्या है? तो ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये जो तीनों देश हैं ये इस तरीके से बनाते हैं। इसको गोल्डन क्रिसेंट का बोलते हैं। अभी म्यांमार में जो अफीम उत्पादन है विश्व में सबसे ज़्यादा म्यांमार में हो रहा है, एक लेटेस्ट जो आंकड़ा है। अगला है जो कोरल ट्रायंगल कौन सा है? तो इसमें कोरल समृद्ध जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोरल ट्रायंगल। विस्तार क्या है? तो फिलीपींस इंडोनेशिया मलेशिया पपुआ न्यू गिनी सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते को मिलाकर के ये कोरल ट्रायंगल बनता है। शासक और उनकी रानी कौन कौन सी थी? तो चंद्रगुप्त की रानी कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे कुबेर नागा थी इनकी। कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी हैं। रुद्रसेन द्वितीय जो है प्रभावती गुप्ता हैं। ये जो प्रभावती गुप्ता हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और ये वाकाटक जो शासन था उसकी वहाँ प्रभावती गुप्ता वहाँ थी। ठीक है। फिर अगला है गुप्त काल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके दिए हैं। तो कुमार अमात्य जो होते थे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। महादंड नायक जो है ये न्यायाधीश होता था। महासंधि विग्रही जो होता था युद्ध एवं शांति की जो संधि है उसका अधिकारी होता था। महाबलाधिकृत जो होता था ये सेनापति था। महाअच्छपटलिक जो है लेखा अकाउंट विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? अच्छपटलिक। प्रतिहार जो है राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता था जो प्रतिहार है। महाप्रतिहार जो होता था ये संपूर्ण राजमहल का रक्षक होता था। राजा और उनसे संबंधित अभिलेख कौन कौन से हैं? तो कुमारगुप्त जो प्रथम है उनका अभिलेख है मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। पतिक जो है तक्षशिला अभिलेख जो है ये पति से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उदयगिरी गुहालेख संबंधित इनसे। समुद्रगुप्त का कौन सा? एरल्ड अभिलेख जो है ये इनसे समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर चंद्रगुप्त का जो उपनाम है तो सेंडोकोटस, ये जस्टिन ने कहा है सेंडोकोटस जो है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अशोक को पिवदस्सी या प्रियदर्शी उपनाम है इनके। चाणक्य के विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं। उसके बाद जो कृष्णदेव राय हैं उनके अष्टदिग्गज कौन कौन थे? तो अल्लसन्नी पेदन्ना थे। नंदी तिमन थे। भट्टमूर्ति थे। उसके मादय्य गरी मल्लन मधुपलक्कू। फिर अच्चल राजू रामचंद्र पिंगाली सुरन धुरजटी तेनालीराम कृष्ण जो थे ये 8 जो थे कृष्णदेव राय के समय में। ये क्या थे? 8 कवियों का जो समूह था वो थे। या नवरत्न एक तरीके से कहें कृष्णदेव राय के जो थे ये 8 थे। फिर सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाले जो वंश तो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का रहा है। कितने? 94 साल रहा है। गुलाम वंश का 84 साल रहा है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बलबन वाला जो काल था उस समय तक रहा है। उसके बाद में लोधी वंश का रहा कितना? 76 वर्ष। फिर सैयद वंश का रहा है 36 वर्ष और खिलजी वंश का रहा है कितना? 30 वर्ष। मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं इसमें अयोध्या अभिलेख किसका है? तो धनदेव का है। भेषनगर अभिलेख जो है हेलियोडोरस का है। फिर सिनकोट अभिलेख मिनांडर का है। नानाघाट अभिलेख किसका है? तो नागनिका का है। पतंजर जो पंचतर अभिलेख किसका है? तो ये कुषाणों का है। मध्यकाल के प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए हैं? तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ये हुमायूं और उसके बीच में हुआ था शेरशाह के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी हेमू और बाबर के बीच अकबर के बीच। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ है ये 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमरी साम्राज्य जो था उसके मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1575 में हुआ था राणा प्रताप और अकबर के समय। गुप्त काल में भूमि से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी हैं? तो क्षेत्र जो था कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था।
वास्तु जो भूमि थी ये वास करने योग्य भूमि थी। चारागाह भूमि को, पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहा जाता था। सील जो भूमि थी, ऐसी भूमि जो होती जो जोतने योग्य नहीं होती थी। सील पत्थर जैसी हो गई, जोतने योग्य नहीं है। अपरहत जो है, ये जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। यूरोपीय जो कंपनियां हैं भारत में, उनके आने का आगमन क्रम दिया है। पुर्तगाली स्थापना 1505 में हुई थी। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1499 में आए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना 1505 में हुई है। डच कंपनी जो है स्थापना 1602 में हुई है। अंग्रेज कंपनी की स्थापना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हुई है। डेन कंपनी जो थी 1616 में हुई है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664, यानी कि सबसे बाद में भारत में फ्रांसीसी कंपनी ही आई है। उसके बाद में पर्यावरण से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, तो रविंद्र कुमार सिन्हा जो है, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक बोले जाते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। डॉक्टर सलीम अली जो हैं, ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। पांडुरंग हेगड़े, ये कर्नाटक में जो इपको आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन की तरह उसी तरीके से उसके ये नेतृत्व करता थे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। पिछले 2023 में इनका निधन भी हो गया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति के जनक कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। बाबा आमटे जो है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। मेधा पाटेकर, ये भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। फिर जो ईपी ओडम है, इन्होंने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, ईपी ओडम जो है। फिर रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर, इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। कैलाश सांखला, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दावली जो कौन सी, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना। ब्रंटलैंड कमीशन जो बना था 1987 में, द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी। इको मार्क क्या है, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। ये जो पर्यावरणीय अनुकूल पदार्थ होते हैं, उत्पाद, उनको दिया जाता है इको मार्क। एग मार्क जो है, ये कृषि उत्पाद जो है उन पर दिया जाता है। ग्रीन वाश क्या होता है, तो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में झूठा वादा करना, ये ग्रीन वाश कहा जाता है। आवास हैबिटेट, एक विशेष स्थान जहाँ जीव रहते हैं, वहाँ उस स्थान को, उन जीवों का हैबिटेट कहा जाता है। फिर प्रमुख पर्यावरण जो शब्दावली है, तो लैंटिक आवास जो होते हैं, जो स्थिर जल वाले आवास हैं, जैसे कि तालाब, वेटलैंड, झील, इस तरीके के। लोटिक जो आवास होते हैं, जिनमें जल बहता है, जैसे नदी, झरना वगैरह। नीचे क्या होता है, तो इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई जाने वाली जो कार्यात्मक भूमिका है, उसके रूप में परिभाषित किया जाता है। नीचे मतलब जहाँ रहते हैं और उस जगह जो हम क्रियात्मक एक्शन करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, नीचे कहते हैं। इसे ग्रीनले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो नीचे की परिकल्पना जो है ग्रीनेल्स द्वारा दी गई थी। फिर इकोसिस्टम, तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का समुदाय जिसमें, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, इसको एजी टांसले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था इकोसिस्टम का। फिर जो वहन क्षमता है, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, ये किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है। मतलब किसी क्षेत्र में उतने जीव जितने वहाँ का जो पर्यावरण है निभा सके, उनको कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। फिर जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो फूड चेन में भारी धातुओं का प्रवेश तथा विभिन्न पोषण स्तरों पर इन धातुओं की बढ़ती सांद्रता, जैसे डीडीटी जो है, ये बायोमैग्निफिकेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये खत्म नहीं होता है, बढ़ता जाता है। लास्ट वाले जो जीव होते हैं उसमें उसमें इनकी मात्रा, जैसे सांप जो सबसे लास्ट में अगर आता है, तो सांप में डीडीटी की मात्रा अगर पाई जाएगी, तो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन है, तो भाग कौन सा है, भाग 17 के तहत भाषा का प्रावधान किया गया है। राजभाषा का प्रावधान भाग 17 के तहत किया गया। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी देवनागरी होगी। आगे है अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की जो समितियां हैं वो सिफारिश करेंगी। अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए, संघ सरकार को दिए गए हैं। संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित कितनी 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं। अनुच्छेद 250 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 350 बी कहता है जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो अल्पसंख्यक भाषा जो अधिकारी होता है वो इसी 350 बी के तहत 350 से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। आगे है तेंदुओं की स्थिति 2022 में रिपोर्ट आई थी, उसमें बताई गई है। तो फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की जो संख्या है वर्ष 2018 के 12,852 से बढ़कर के कितनी, तो 13,874 हो गई। एग्जैक्ट डाटा पूछ सकता है कितना, 13,874 हो गई है। रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य हैं तो एमपी में जो है सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं, कितने, 3907 हैं। सर्वाधिक तेंदुओं वाले राज्य, पहले पे एमपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शायद 1980 के आसपास है तेंदुए। कर्नाटक तीसरे पे है। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश वाला जो है, इसमें एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा तेंदुए यहाँ पर हैं। फिर तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन है, तो सरिस्का जो है एक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के रूप में सरिस्का में है। फिर राज्य यूटी तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 1907 है, 3907 है। महाराष्ट्र में 1985 है। कर्नाटक में कितनी, 1879 है। उत्तर प्रदेश में 371 है, ये भी पूछ सकता है। यूपी में कितनी, तो 371 है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 125 कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन वगैरह संसद की जो, या संघ सरकार की जो संचित निधि है उसे दिए जाएंगे। अनुच्छेद 126 कहता है जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की बात करता है। फिर अगला है अनुच्छेद 127 जो है ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 128 जो है उच्चतम न्यायालय की बैठक कहाँ होगी, में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति की, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको जो उच्चतम न्यायालय की कोरम है उसको पूरा करने के लिए अगर कम होते हैं तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया जाता है। फिर अनुच्छेद 129 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय की जो अभिलेख न्यायालय है, ये अभिलेख न्यायालय वाला अनुच्छेद 129 के तहत है। अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अवकाश की बात की गई है। अनुच्छेद 137 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा, मतलब जो न्यायिक समीक्षा हम लोग शब्द सुनते हैं वो किसी के तहत आता है। अनुच्छेद 141 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो अभिलेख न्यायालय जो है वो भी यही कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं वो एक अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे और वो बाध्यकारी होंगे, और उसके तहत है कि उनकी अवमानना जो है वो क्या माना जाएगा, न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख प्रावधान कौन कौन से, तो भाग 6 जो है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालयों का जो अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों ही अभिलेख न्यायालय होंगे। अनुच्छेद 226 क्या है, तो कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जिसे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, उसी तरीके से 226 के तहत ये भी मूल अधिकार प्लस अन्य अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। तो इस मामले में हाई कोर्ट के पास देखें तो मतलब अनुच्छेद 226 के तहत ज़्यादा पावर रहती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों से रिलेटेड रिट जारी करता है, लेकिन ये अन्य अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करता है, वहाँ के राज्य के जो हाई कोर्ट का है उसके मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण पर किसका होगा, तो किसका, हाई कोर्ट का होता है। भारत में जो है एकल न्यायिक प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद में फिर अन्य कई राज्यों, सारे राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं, उनके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, इसके बीच में एक वो भी है अधिकरण वगैरह जो है वो भी आते हैं। अधिकरण के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो म्युनिसिपल अदालतें होती हैं वो आती हैं, ठीक है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 153 जो है राज्यों के राज्यपाल की कहता है, जिससे एक संबंध में प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें होगी, तो राज्यपालों में होगी। फिर अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। पदावधि कितनी होगी, तो पदग्रहण से लेकर के 5 वर्ष तक सामान्य स्थिति में, और राष्ट्रपति जब चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। अनुच्छेद 158 कहता है राज्यपाल के कार्यालय की शक्ति के लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी। फिर अनुच्छेद 159 जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रावधान करता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है इनका जो अनुच्छेद, जो अनुसूची दूसरी है शपथ और जो प्रावधान किए गए हैं उसमें उल्लेख नहीं है इनका, क्योंकि इनके लिए अलग से उल्लेख खुद ही किया गया है यहाँ पर शपथ जो है। फिर अनुच्छेद 160 क्या है, तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति दी गई है। फिर अनुच्छेद 162 कहता है राज्य की कार्यकारी शक्ति के लिए कुछ सीमाएं, मतलब शक्ति की सीमा के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 163 जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बात करता है। जैसे अनुच्छेद 74 जो है
राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद संघ स्तर पर, उसी तरीके से अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए राज्य के स्तर पर मंत्रिपरिषद की बात करता है। अनुच्छेद 164 जो है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य प्रावधान के लिए प्रावधान करता है। फिर आगे है मूल कर्तव्य, सोवियत संघ से लिया गया है इनको, संबंधित तथ्य क्या क्या है, तो इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी उसकी सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इनको संविधान के भाग 4(a) के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 51 जो है 1 के तहत रखा गया, ठीक है। इसमें 2 वर्ते जब लागू किया गया था उसमें 10 मूल कर्तव्य थे, अभी कितने हैं, 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके अभिभावक और माता पिता का कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा दें। भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, तो केंद्रीय द्वीप अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर पे है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जोधपुर में है, ये कजरी वाला है। भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, फिर ये केरल में है कासरगोड। केंद्रीय खारा जल कृषि अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। फिर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। फिर केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भोपाल में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, कोचीन में है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये भी कोच्चि में है। फिर अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये तो शिमला में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, भोपाल में है। जंतुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन है, तो स्तनधारी जंतुओं 3 उपवर्ग हैं, कौन, प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, उदाहरण से एकिडना प्लेटिपस। उसके बाद मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं जो मर्सुपियल नामक थैली में विकसित होते हैं, जैसे कंगारू जो है ये अजन्मे बच्चे देते हैं इस तरीके से। यूथीरिया क्या है, तो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो है बकरी का होता है, औसतन 39 डिग्री सेल्सियस होता है। डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। अगला है जंतु वर्ग और उनके हृदय चंबरों की संख्या कितनी है, तो सरीसृप वर्ग के 3 कक्ष होते हैं हृदय के। अपवाद कौन है, मगरमच्छ, उसके 4 कक्ष होते हैं। मत्स्य वर्ग में 2 कक्षीय हृदय होता है और पक्षी वर्ग में जो है 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनीय जो मनुष्य हैं खास करके देखें तो इनका जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं इस तरीके से। फिर उभयचर हैं, 3 कक्ष हृदय होता है। विज्ञान में, जीव विज्ञान में कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम ये पूछ देता है। कोशिका का रसोई घर कौन है, हरित लवक है। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। फिर कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है, लाइसोसोम है। केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत मॉडल जो है ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी हैं, तो राजकोषीय जो घाटा है इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, तो ऋणादानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में व्यय की अधिकता, जो ऋण हैं उनको हटा करके कुल प्राप्तियां और कुल जो खर्चे हैं उनको शामिल किया जाता है, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा में क्या है, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय, तो ये भी बजटीय घाटा और राजकोषीय घाटा अगर एक तरीके से देखें तो ये भी लगभग समान ही होता है। राजस्व घाटा क्या है, तो इसमें राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व वाले हैं वही सिर्फ शामिल किए जाते हैं। प्राथमिक घाटा में क्या है, ऋणादानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। तो राजकोषीय घाटा में क्या है, ऋण घटा करके कुल प्राप्तियां और कुल व्यय। बजटीय घाटा में कुल प्राप्तियां कुल व्यय की तुलना में अधिकता दिखाई जाती है। राजस्व घाटे में क्या है, तो राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय दिखाए जाते हैं। प्राथमिक घाटा में ऋणादान और ब्याज जो है उसको भी हटा दिया जाता है, तो ये राजकोषीय घाटे से हमेशा कम रहता है। फिर आगे देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से, तो 80वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2000 में, संघ और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई थी। इसमें जो कर हैं कर से रिलेटेड संशोधन किया गया था। 50वां संविधान संशोधन ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के बारे में प्रावधान करने के लिए किया गया था, 2001 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था। ये क्या, अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के समूह के जो बच्चे हैं उनमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान वाला जो है
RT राइट टू एजुकेशन है, इसी के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 है। इसमें नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अपने अधिपत्र द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत कार्यकाल क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो कार्यकाल होता है। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है। तो कैग जो है, कैग को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। कार्य क्या है? तो संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करना। जितना भी राजस्व वाला प्राप्ति और सारी चीजें हैं उनकी अकाउंटिंग कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? कैग करते हैं। महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं तो 97वां संविधान संशोधन 2012 में जो सहकारी समितियां हैं का प्रावधान करने के लिए संविधान के भाग 9 भी जोड़ा गया था। भाग 4 के तहत सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा, ये भी जोड़ा गया था। फिर सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। तो 3 संविधान में एक तो 9 भी जोड़ा गया, उसके बाद भाग 4 के तहत अनुच्छेद कौन सा है? शायद 43 है, 43 के तहत 43 बी जोड़ा गया है। सहकारी समितियों के निर्माण को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है। संविधान में बदलाव करके सहकारी समितियों को संरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 19 एक सी जोड़ा गया में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद जो DPSP का 43 है उसमें बी जोड़ा गया था। फिर 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में हुआ है। इसमें जो कोलेजियम प्रणाली थी इसकी जगह पर NJAC लाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो आयोग है उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। हालांकि बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक और शून्य घोषित करके पुनः कोलेजियम प्रणाली जो है उसी को बहाल कर दिया गया है। जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते का अनुसमर्थन वाला संशोधन किया गया था। 1974 के द्विपक्षीय भूमि सीमा समझौते के अनुसार दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में या पहली अनुसूची में संशोधन किया गया था। तो जो भूमि संबंधित दोनों के बीच आदान प्रदान होना था उसके लिए कौन सा? तो 100वां संविधान संशोधन किया गया था। फिर पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक थे तो इसमें पहले जो शासक हैं सिंह विष्णु हैं, इनका 575 से लेकर 600 ईस्वी तक कार्यकाल था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे 600 से लेकर 630 ईस्वी तक कार्यकाल रहा इनका। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे ये मल्लपुरम वाली जो शैली है नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही स्टार्ट हुई थी, तो 630 से लेकर 668 ईस्वी तक रहा है। महेंद्र वर्मन द्वितीय जो हैं 668 से लेकर 672 तक रहे हैं। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है 670 से लेकर 695। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह जो है 695 से लेकर 722 ईस्वी, ये सबसे प्रतापी राजा इन्हीं का नाम आता है पल्लव वंश में। फिर परमेश्वर वर्मन जो है द्वितीय 705 से लेकर 710 ईस्वी तक रहे हैं। इसमें ईसा पूर्व पता नहीं क्यों दिया, बट ईस्वी ही है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है भौगोलिक विस्तार क्या है? तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग शामिल थे। फिर पश्चिम में जो सबसे स्थान है उसका नाम क्या है? सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर, जो आलमगीरपुर है ये पश्चिमी यूपी में है। उत्तर में मांडा जो है जम्मू कश्मीर है। फिर दक्षिण में दैमाबाद है, महाराष्ट्र में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन हुए हैं? तो हरिहर जो है 1336 से लेकर 1356 तक कार्यकाल रहा इनका। जो संगम वंश की स्थापना हुई उसका जो पहला विजयनगर साम्राज्य को संगम साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य भी कहते हैं। इसमें कई वो रहते हैं, संगम रहा है, संगम के बाद रहा है तुलु, सालू, अराबिडू, इस तरीके से कई उप राज्य होते गए हैं। फिर हरिहर प्रथम जो है 1336 से लेकर के संगम वंश का शासक बना। उसने दक्षिण साम्राज्यों में मैसूर और मदुरै पर कब्जा किया है। कृष्णदेव राय जो हैं ये भी क्या है? तो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी में इनका कार्यकाल था। जब बाबर आया है तो बाबरनामा में इनका कृष्णदेव राय और जो राणा सांगा थे उनका जो है उल्लेख किया है बाबरनामा में। इन्हें क्या है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। वह तुलु वंश के शासक थे। तो जो कृष्णदेव राय हैं जो ये तुलु वंश, इसी का संगम वंश का एक उपवंश था, उसी के शासक थे। उन्होंने 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन किया था। चोलकालीन प्रशासन जो व्यवस्था है इसमें औले कौन होता था? राजा के आदेशों को लागू करने का दायित्व इसी पर था। पेरुंतरम जो है उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। ये सिरुनताराम निचले पद के अधिकारी होते थे।
वायसराय कौन? सूबे के नेता जो राजा के करीबी परिवार के सदस्य होते थे। नट्टार जो है नाडुओं के सिर से मतलब हेड होते थे। फिर नट्टवई नाडु परिषद, नाडुओं से जुड़ी ये परिषद होती थी। नट्टावयस कृषि से जुड़े अधिकारी होते थे। वारियम जो है ग्राम सरकार को चलाने के लिए मदद करने वाले पुरुष होते थे, वारियम। अगला है कुषाण साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए हैं? तो कुषाण वंश की जो स्थापना की है कुजुल कल्पिशस ने की है, 30 ईस्वी से लेकर 80 ईस्वी तक रहे हैं। कल्पिशस प्रथम कहा गया है इसको, पहले कुषाण शासक थे जिन्होंने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी है, कुजुल कल्पिशस ने। फिर दूसरे है भीम कल्पिशस 17, ये 95 ईस्वी से लेकर 127 ईस्वी तक रहे हैं। रब तक अभिलेख जो है इन्हीं भीम कल्पिशस सदासकाना के पुत्र और कनिष्क के पिता थे। फिर कनिष्क जो है 127 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक रहा है, सबसे प्रसिद्ध कुषाण वंश का शासक था। 78 ईस्वी में शक संवत इन्हीं के नाम पर चलाया गया था, जिसका उपयोग अब तक किया जा रहा है। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में, इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है। फिर कनिष्क काल में पुरुषपुर और मथुरा कुषाण साम्राज्य की दो राजधानियां थी। मथुरा उस समय जो था व्यापार और वे संस्कृति का सबसे मतलब फेमस केंद्र था। परसीमन आयोग जो बने हैं अभी तक, उनसे संबंधित तथ्य हैं कुछ। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है जो परसीमन आयोग है, पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 82 में, इसका देखो संविधान में प्रावधान उल्लेख सीधे सीधे नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जो चुनाव होगा वे लोकसभा का, उसके बाद समायोजन की बात की गई, तो उसी के आधार पर ये परसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परसीमन आयोग जो है भारत के चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परसीमन आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। परसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसका कारण यही है कि न्यायिक कार्यवाही से फिर जो परसीमन है वो बाधित हो जाएगा। अब तक भारत में परसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया। पहला 1952 में हुआ था, फिर 1963 में, फिर 1972 में, फिर 2002 में हुआ था। अभी जम्मू कश्मीर और कुछ राज्यों का जो छूट गया था, तो जम्मू कश्मीर में भी परसीमन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं किसी को याद आए तो कमेंट कर सकता है, बाकी हम कमेंट में पिन कर देंगे। तो उन्होंने परसीमन जम्मू कश्मीर में कर दिया। अभी जो नया चुनाव हुआ है वो परसीमन के बाद ही हुआ है जम्मू कश्मीर में। लोकसभा तथा राज्यसभा की संरचना क्या है? तो लोकसभा क्या है? अधिकतम संख्या 550, 530 जो है राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा क्या है? तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 है राज्यसभा में, और इसमें से 238 जो है राज्यों से आते हैं, और केंद्र 238 जो है राज्य यानी कि स्टेट और प्लस यूटी से आते हैं। जो 12 सदस्य हैं इनका मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद लोक लेखा समिति जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, इसमें क्या है? तो लोक लेखा समिति जो है सबसे वरिष्ठ संसदीय समिति है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। जो 1919 वाला अधिनियम है उसी के तहत इसका प्रस्ताव था और 1921 में की गई थी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। एक मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जाता है। मतलब समिति जितनी भी संसदीय समितियां हैं लगभग सभी में मंत्री से नहीं चुने जाते हैं। इसे मान लीजिए आप, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जितनी स्थायी समितियां हैं उसका लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखाओं और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों की जांच करती है। तो जो कैग है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाते हैं, और संसद में लोक लेखा समिति जो है कैग की रिपोर्ट पर चर्चा करती है। ठीक है, इस तरीके से क्रम है। अगला है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 74 जो है प्रधानमंत्री से संबंधित क्या कहता है? तो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की उसकी शक्ति से संबंधित है। फिर 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता होता है, जिस पार्टी को बहुमत होगा उसके नेता को प्रधानमंत्री चुनते हैं। अनुच्छेद 77 कहता है मतलब कोई भी कार्यकारी कार्य जो है भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। अनुच्छेद 78 जो है ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जो प्रशासन से संबंधित जानकारी है उससे क्या है राष्ट्रपति से अवगत कराए। राष्ट्रपति को जो प्रशासन से संबंधित जानकारी है उससे अवगत कराए। फिर है भारत के जो महान्यायवादी हैं उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो भारत का महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार सलाह पर की जाती है। कार्यकाल जो है इनका तय नहीं है। जो महान्यायवादी हैं ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ही धारण करते हैं।
इनकी जो पद से हटाने की जो काम है राष्ट्रपति करते हैं इसे। आई थिंक आरओ में या पीसीएस वाले में क्वेश्चन ये आया था, राष्ट्रपति ही इनको हटाते हैं। निष्कासन क्या है तो महान्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताया गया। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटा दिया जाता है। मैक्सिमम होता है जैसे सरकार जब बदलती है केंद्र में, तो उसके जैसे है वो हटती है, दूसरी सरकार आने से के साथ ही वो अपना पद खुद ही छोड़ देते हैं। मैक्सिमम यही देखा गया है भारत में। फिर है कर्तव्य और कार्य क्या है तो ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। तो संसद में दो ऐसे सदस्य हैं, एक तो जो महान्यायवादी होते हैं, ये संसद की जितनी समितियां हैं जितनी बैठक है उसमें जाकर के भाग ले सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सदस्य नहीं है। और कैग जो है, कैग भी संसद की जो बैठक है, जब कैग की जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई चल रही हो तो जाकर के भाग ले सकते हैं, लेकिन वो भी बैठक में मतलब जाकर के अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। सौरमंडल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं तो पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकदार ग्रह कौन है? शुक्र है। इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र जो दूसरों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है, तो शुक्र देखा जाए तो जो बाकी पृथ्वी वगैरह है उनसे विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसके चारों प्रमुख छल्ले कौन है? शनि है। जिसके जिन ग्रहों पर कोई उपग्रह नहीं तो बुध और शुक्र है दोनों। सबसे लंबे दिवस वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी 243 पृथ्वी दिन के बराबर एक दिन होता है शुक्र पर। सबसे छोटे दिवस वाला ग्रह है बृहस्पति, 9 घंटे 55 मिनट का ही दिन वहाँ होता है, एक दिन। शाम का तारा या सुबह का तारा के नाम से शुक्र जाना जाता है। पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सेंटोरी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ही है। अधिकतम तापमान कितना है तो 462 डिग्री सेल्सियस है। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन है? अरुण यानी कि यूरेनस। प्रभावी तापमान क्या है तो 216 डिग्री सेल्सियस जो है, माइनस 216 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं और उनकी विशेषता क्या क्या है तो जो ये 17वीं समांतर रेखा है ये दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में 1954 में जिनेवा समझौते के तहत बनाई गई थी। ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को विभाजित कर दिया गया था। लेकिन वियतनाम जो 1969 के आसपास जब युद्ध समाप्त हुआ है तो फिर एकीकरण हो गया, तो ये सीमा का कोई महत्व नहीं रह गया। 20वीं समांतर रेखा जो है ये सूडान और लीबिया के बीच सीमा चिन्हांकित करता है। 22वीं समांतर रेखा किसके है तो उत्तरी अक्षांश सूडान मिस्र की सीमा का एक बड़ा हिस्सा चिन्हांकित करती है। 25वीं जो समानांतर है ये मारिटानिया और माली की सीमा या मारिटानिया सीमा के सबसे उत्तरी भाग को चिन्हांकित करता है। 31वीं जो समानांतर रेखा है ये ईरान और इराक के बीच तथा अमेरिका के लुइसियाना और मिसिसिपी, मतलब ईरान और इराक के बीच, अमेरिका का लुइसियाना और मिसिसिपी राज्यों के बीच भी सीमा बनाती है। 38वीं समांतर रेखा जो है ये उत्तर और दक्षिण कोरिया जो है उनके बीच में है इस तरीके से। तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया या उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विसैन्यीकृत क्षेत्र के मध्य भाग का सीमांकन करती है। वहाँ 50 किलोमीटर का एक दायरा बना है, वो डीमिलिटराइजेशन जोन है वो। फिर 49वीं समानांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में है, तो यह उत्तरी अमेरिका अलास्का को छोड़कर कनाडा और अमेरिका के यूएसए के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दुनिया की जो सबसे शांत सीमा रेखा है वो यही है, 49वीं जो समांतर सीमा रेखा है, इसी को सबसे शांत सीमा रेखा माना जाता है। डूरंड रेखा क्या है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1893 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा सीमांकित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह अफगानिस्तान द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई। जो डूरंड रेखा है ये वैसे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। 1947 में भारत विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने भारत के जो इधर का एरिया पे कब्जा कर लिया, इसलिए वैसे तो भारत और भारत और अफगानिस्तान के बीच होनी चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान बीच में है तो इसकी भी इस तरीके से है। फिर अगला है हिंडनबर्ग लाइन जो है ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक रक्षात्मक रेखा है, जिसे 1919 के वर्साय संधि द्वारा अप्रासंगिक बना दिया गया था। फिर मैकमोहन रेखा क्या है तो चीन और भारत के बीच है, यह भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये है मैकमोहन रेखा। हालांकि चीन इसकी कानूनी स्थिति पर विवाद बनाता है। फिर 1914 में मेजिनाट लाइन 1914 में, ये जो मैकमोहन रेखा है 1914 में बनी थी। मैगिनाट लाइन या मैजिनाट लाइन क्या है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की ओर फ्रांसीसी सीमा पर एक रक्षात्मक रेखा जो जर्मन आक्रमण के कारण अप्रचलित हो गई। मैनरहैम लाइन कौन सी है तो रूस और फिनलैंड के बीच में है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विरुद्ध एक रक्षात्मक रेखा थी। ओडरनीस किसके तो
पोलैंड और जर्मनी के बीच है, या पोट्सडैम सम्मेलन के अनुसार पोलिश जर्मन सीमा का सीमांकन करता है, जिसे 1990 में एकीकृत जर्मनी द्वारा मान्यता दी गई थी। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत के विभाजन और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के गठन के लिए सीमांकन किया गया था, जिसमें वर्तमान भारत और बांग्लादेश की सीमा शामिल है। 1947 में जो सर रेडक्लिफ हैं उन्होंने भारत का विभाजन करने के लिए जो रेखा बनाई थी वो इधर साइड, और बांग्लादेश की तरफ वाले जो है वो भी कौन सी रेडक्लिफ लाइन है। फिर अगली कौन है, सिगफ्रीड लाइन है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर हिंडनबर्ग रक्षात्मक रेखा का विस्तार है, जो हिंडनबर्ग रेखा है उसी का विस्तार है। ब्लू लाइन किसके बीच है, तो ये अभी चर्चा में ब्लू लाइन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेबनान और इजराइल के बीच का है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा लेबनान और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण स्थापित किया गया है, ब्लू लाइन इसको नाम दिया गया है। ग्रीन लाइन या यूएन बफर जोन कहाँ है, तो ये साइप्रस गणराज्य, तुर्की साइप्रस में संयुक्त राष्ट्रीय सेना, साइप्रस गणराज्य और तुर्की, तो साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा गश्त किया जाने वाला एक विसैनीकृत क्षेत्र है, जो 1974 में युद्ध विराम के बाद स्थापित किया गया था। अभी इजराइल ने यूएन का जो ये यूएन की जो हेल्थ एजेंसी है उसको क्या आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, तो इजराइल ने घोषित किया है। काला सागर क्या है, तो 6 देशों की सीमा साझा करता है। काला सागर यूक्रेन है, रूस है, जॉर्जिया है, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया है। तो यूक्रेन जो काला सागर है उसकी सीमा 2 है, 6 देशों से लगती है। यूक्रेन है, रूस है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है और रोमानिया है। ये पूछा जा सकता है, इस तरीके वाले क्वेश्चन आते हैं। इसको मैप वाले पोर्शन में एक बार जितने भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको कवर कराया जाएगा। फिर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है, तो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। कलकत्ता से जो दिल्ली का स्थानांतरण हुआ था 1912 में पूरा हुआ था ये। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जनगणमन पहली बार गाया गया था 1911 में ही। बमरौली से इलाहाबाद भारत और विश्व में पहली हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। और 1911 में इनके आगमन के समय ही जो बंगाल विभाजन था वो भी रद्द कर दिया गया था। और बिहार जो है 1912 में गठन हुआ है, उसका भी प्रस्ताव यहीं पास हुआ था। 1919 में क्या, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्विशासन की शुरुआत की गई थी। एक तो प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर हुआ था, दूसरा प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषय जो लाए गए थे। रॉलेट एक्ट 1919 लागू हुआ था। जलियांवाला बाग त्रासदी हुई थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत अगर 1920 में देखी गई तो 9 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। फिर 1922 में यूपी की चौरी चौरा आक्रोश में असहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब यूपी कितना है तो वो 4 फरवरी जो चौरी चौरा स्मारक बना है वहाँ पर क्या है 4 फरवरी को डेट दी है, ठीक है। चौरी चौरा आक्रोश हुआ था। असहयोग आंदोलन का निलंबन किया गया था। तो 12 फरवरी को 1928 में क्या, साइमन कमीशन का भारत दौरा हुआ था। 1928 में फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है और 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी। लाला लाजपत राय की भी मृत्यु इसी कमीशन के दौरान लाहौर में लाठीचार्ज की वजह से हो गई थी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित किया गया था। 1930 में दांडी मार्च कितना, तो 6 अप्रैल 12 मार्च को शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी में पहुंच करके इसका शुरुआत की थी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ है। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कितना 23 मार्च को दी गई है। ये क्रम भी आता है, आगे दिया भी होगा भगत सिंह। फिर 1935 में क्या, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। 1942 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को पूना में सार्वजनिक सभा हुई थी और 9 अगस्त से ये भी शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की संरचना इसी समय हुई थी। फिर 1942 में भारत जो क्रिप्स मिशन है मार्च में आया था भारत। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आया है, तो फरवरी में ही आया है कैबिनेट मिशन। 1947 में स्वतंत्रता और भारत का विभाजन हो गया है अगस्त 1947 में। फिर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई है कब, 30 जनवरी 1948 को। पाकिस्तान का पहला भारत आक्रमण हुआ है 1948 में, कबायलियों वाला। फिर 1950 में क्या, तो भारत गणराज्य बना है कब, 24 जनवरी 1950 को बना दिया गया था, 26 जनवरी से लागू हो गया है। फिर 1951 में क्या, तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है। दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। 1952 में भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। 1954 में भारत और चीन के मध्य जो है पंचशील समझौता है यह हस्ताक्षरित हुआ था।
1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का जो फजल अली आयोग बना था, उसकी अनुशंसा पर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रावधान किया गया था। 7वां संविधान संशोधन भी इसी समय हुआ था। फिर 1957 में मुद्रा में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई। जो वर्तमान मुद्रा प्रणाली है, उसकी शुरुआत 1957 से की गई है। 1959 में नई दिल्ली में भारत की पहली टेलीविज़न सेवा शुरुआत की गई है। 1961 में पुर्तगाल से गोवा की मुक्ति कराई गई। ऑपरेशन कौन सा था ये? आई थिंक ऑपरेशन पोलो था। इसके तहत 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ है। फिर 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई है। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। 1969 में राष्ट्रीय कांग्रेस में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, 1969 में विभाजन हुआ है। 1907 वाला एक विभाजन हुआ था, फिर उसके बाद में 1969 में हुआ है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। भारत के पहले परमाणु पावर स्टेशन तारापुर में वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ है। और 1971 में ही इसरो की भी स्थापना हुई है, अगर देखा जाए तो। 1971 में भारत पाक युद्ध फिर से हुआ है, यही बांग्लादेश के गठन के लिए। फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के मध्य। 1974 में पोखरण परमाणु जो परीक्षण था 18 मई को हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। सबसे पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट रूस से भेजा गया था। देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून को हुई थी। इसको भी संविधान हत्या दिवस भी घोषित कर दिया गया है। 1977 में कांग्रेस ने केंद्र में पहली बार सत्ता खोई थी, तो जनता दल की सरकार बनी थी उस समय। 1980 में सत्ता में कांग्रेस की फिर से वापसी हुई। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 14 का 1969 में हुआ था, ऊपर है। और 4 का कितना, 6 का और हुआ है। फिर 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। फिर 1982 में रंगीन टेलीविज़न का भारत में आगमन हुआ है। दिल्ली में 9वीं एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है 1982 में। 1984 में क्या हुआ है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय वायु सेवा द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण। तो कौन सा ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए थे इसमें सियाचिन ग्लेशियर पर, उसको नियंत्रण में लेने के लिए चलाया गया था। और ये जो अमृतसर वाला हुआ था, उसके लिए भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रारंभ हुआ है 1991 में ही, वही एलपीजी और रिफॉर्म जो है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ है। पंचायती राज दिवस की शुरुआत हुई है। तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज और नगर निगम वाला जो है। 1995 में इंटरनेट का प्रवेश हुआ है भारत में। फिर 1998 में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया है। उसका नाम क्या था, तो शक्ति नाम था उसका, शक्तिकूट नाम से किया गया था। 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों का कारगिल पर हमला हुआ। कारगिल जो एलओसी कारगिल वाला हम लोग युद्ध सुनते हैं। 2000 में भारत की जनसंख्या कितनी, 1 अरब पहुंच गई थी। 2001 में क्या है, तो गुजरात में भूकंप आया है जनवरी में। भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ है दिसंबर में। 2002 में गोधरा कांड। उसके 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी। 2008 में चंद्रमा पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान गया है, चंद्रयान भेजा गया था 2008। और 2013 का क्या है, तो मंगल ग्रह की ओर मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान भेजा गया है। फिर विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हैं, तो जो बास जल संधि है, ये कहाँ, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है ये। और जो तस्मान सागर है, उसको दक्षिण सागर से जोड़ती है बास जल संधि। सुंडा जल संधि कहाँ, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि कहाँ है, तो पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। युकाटान जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। जो यूएसए वाला ऐसे है, ये मैक्सिको की खाड़ी को किससे, तो कैरिबियन सागर से जोड़ती है। फिर ओरंटो जल संधि कहाँ है, तो ये एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है, उसमें ये ओरंटो जल संधि है। नॉर्थ चैनल जल संधि कहाँ है, तो ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि कहाँ है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। टॉरस जल संधि कहाँ है, तो अरफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड ऊपर में है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट में है। डार्डेनल जल संधि कहाँ, तो मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। और बास्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तो काला सागर जो है, उससे बास्फोरस जल संधि यहाँ जोड़ती है। ये और मरमरा जो जल संधि है, ये किसको, डार्डेनलीज जल संधि जो है, मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। एजियन सागर जो है, ये भूमध्य सागर का भाग है।
फिर मकासर जल संधि जो है ये जावा सागर एवं सेलिबी सागर को जोड़ती है। ये बाकल मंडेव बावल मंडेव जो जल संधि है ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। फिर मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। जो लुजोन जल संधि जो है ये दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि जो है ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। डेविस जल संधि है ये बेपिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि जो है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। फिर हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि ये जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। मैगलन जल संधि जो है ये प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये दक्षिण अमेरिका का जो भाग है इसको इधर से ये किसको प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फिर आगे महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां जो बनी है उनको देख लेते हैं। तो ये अघिया समिति किस पे बनी थी? 2016 में बनी है। सिफारिशें इसने दी है पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए, जीएसटी प्रणाली के लिए, अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाने के लिए, एकल कर ढांचा लागू करने के लिए। एलके झा समिति 1977 में बनी है। सिफारिशें इसने की है प्रत्यक्ष कराधान में सुधार हेतु। समिति ने काले धन और टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त कानून और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश की थी। नरसिम्हम समिति 1991 और 1998 में बनी है। सिफारिशें क्या है इसकी? बैंकिंग नरसिम्हन समिति जो है ये दो समितियां बनी है, एक 1991 में बनी है, दूसरी 1998 में। दोनों का क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए। केलकर समिति 2002 में बनी है। सिफारिशें की है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का पुनर्गठन करने के लिए। राजा चलैया समिति जो बनी है 1991 में, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार यानी कि कर सुधार के लिए बनी है। प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और व्यापक बनाना, कर दरों में को युक्तिसंगत बनाने के लिए। चर्चा में रही महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। तो मेन वित्तीय समावेशन जो है उसी को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहाँ? 1 मई 2016 को बलिया से शुरू हुई थी। उद्देश्य है गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? तो किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए बीमा सुविधा प्रदान करना। आगे है स्वच्छ भारत मिशन। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? देश भर में स्वच्छता सुनिश्चित करना और खुले में शौच से मुक्ति दिलाना। तो इसका टारगेट भी था 2 अक्टूबर 2019 तक ये लक्ष्य जो था इसको प्राप्त करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? तो शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो 2022 तक सभी के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करना, शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर। फिर सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। बालिकाओं के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई है। इसको दिसंबर 2018 से लागू किया गया है। फिर उद्देश्य क्या? छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। फिर आयुष्मान भारत योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरुआत इसकी 23 सितंबर 2018 को की गई। उद्देश्य क्या है? तो गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करना। मेक इन इंडिया क्या है? तो 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया है। उद्देश्य है भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। छोटे व्यवसायों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। अभी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण जो थी, इसमें शिशु, किशोर, तरुण 3 योजना थी। शिशु जो थे 50,000 तक था, 50 से लेकर के 5 लाख तक है, 5 से लेकर 10 लाख तक का जो था। तरुण वाले की जो सीमा है 10 लाख से बढ़ा करके अभी 20 लाख कर दी गई। जो 2024-25 वाला बजट आया है उसमें ये प्रावधान किया गया है। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है इसमें फजल अली आयोग बना था। इसका गठन 1953 में किया गया था। जो फजल अली आयोग है राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया था। 1953 में इसका गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट जो आई थी 1956 में आई थी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की बात अवश्य कही, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि केवल भाषा राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं होगी। 7वां जो संविधान संशोधन है 1956 में किया गया था, जो कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए था। इसकी सिफारिश के आधार पर कितने कुल 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर आज यहीं तक रखते हैं।
अगले लेक्चर में फिर आगे का देखें। तब तक आप लोग करंट अफेयर्स और इसको रिवीजन करते रहिए। बाकी अगर अदर सोर्स से आप पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़िए। इसको रिवीजन के पर्पज़ से रखिए कि जितनी बार हो सके स्पीड बढ़ा लीजिए अगर ज़्यादा जल्दी आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।